नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड में दोस्तों मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के बारे में। पहले से हम दोस्तों ये टॉपिक हमारा चल रहा है और इसके अंतर्गत दोस्तों हमने मिट्टी के बारे में पहले 2 क्लासों में मिट्टी के बारे में जाना, उसके प्रकार और सारी डिटेल में मैंने आपको बताया। आज की क्लास में दोस्तों हम कृषि के बारे में जानेंगे, यानी कि उत्तराखंड में जो कृषि है दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। और इसके अंतर्गत दोस्तों कृषि के अंतर्गत हम प्रमुख भूमि बंदोबस्त देखेंगे उत्तराखंड में। और साथ ही साथ दोस्तों यानी कि जो ब्रिटिश काल के दौरान जो आपके भूमि बंदोबस्त हुए थे उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार जानेंगे और खेती के प्रकार, इनके उत्तराखंड में खेती के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। और फसल उत्पादन के बारे में जानेंगे, उत्तराखंड में फसल उत्पादन और प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं उनको डिटेल में उनके बारे में हम जानेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है दोस्तों, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और बात करें दोस्तों पशुपालन और सिंचाई की, तो इसको हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और मैंने टॉपिक भी इसीलिए एक ही रखा है दोस्तों, क्योंकि आप जितनी बार भी देखेंगे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपका मिट्टी वाला जो है ये टॉपिक हो चुका है। आज हम कृषि पर जो है दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। इस क्लास से सारे फैक्ट इसमें लिए गए हैं और उसके बाद फिर हम पशुपालन और सिंचाई वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला जो है दोस्तों यहाँ पर हम कृषि के बारे में देखेंगे, यानी कि कृषि दोस्तों बात करें उत्तराखंड में कृषि की, तो उत्तराखंड क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। क्यों कहा जाता है इसको कृषि प्रधान राज्य? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड में 69.77% आबादी जो है, यानी कि लगभग 70% जो है आबादी उत्तराखंड की कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है। ठीक है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि, जड़ी बूटी, वन आदि में नियोजित है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में अहम योगदान देती है। राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, दालें, तिलहन और कई फल व सब्जियां हैं। तो दोस्तों हम आगे जो प्रमुख फसलें देखेंगे उसमें डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चावल गेहूं कहाँ ज़्यादा होता है, कौन कौन से जिलों में आपका गेहूं ज़्यादा होता है, चावल ज़्यादा होता है, गन्ना, ये सारी चीज़ें हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखेंगे कि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए कहा जाता है उत्तराखंड को कृषि प्रधान राज्य, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड की जो 70% आबादी है वो जो है गाँव में निवास करती है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रमुख फसलें मैंने बताई जिनके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए राज्य में भू सुधार एवं भू प्रबंधन, बात करें भूमि बंदोबस्त की। ठीक है, तो देखिए भूमि बंदोबस्त की बात करें तो उत्तराखंड में जो भूमि बंदोबस्त हुए आपके ब्रिटिश काल से पूर्व और अंग्रेजों से पूर्व और जो आपके गोरखा काल में हुए, तो उन सभी के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन इसमें हमने कुछ प्रमुख ले रखे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात कृषि की कर रहे हैं उत्तराखंड में, कृषि के बारे में हम जानने हैं, तो यहाँ पर इसीलिए इसको दोस्तों मैंने ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको भूमि बंदोबस्त जो है पूछा जा सकता है। क्योंकि जो पर्वतीय भूमि है उसको 5 भागों में बांटा है विकेट बंदोबस्त ने। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विकेट बंदोबस्त, कई बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिला होगा विकेट बंदोबस्त। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, विकेट बंदोबस्त ने दोस्तों पर्वतीय कृषि भूमि जो है उसको 5 भागों में बांटा है, जिस पर आपने आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तलाव भूमि, उपरांव भूमि, ठीक है, ये पढ़ा होंगे आपने, इजरान भूमि। ठीक है, तो इस पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भूमि बंदोबस्त देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मेन मेन है वो ऐड किए हैं इसमें। देखिए ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए वे सभी जो है दोस्तों मनुस्मृति पर आधारित थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपको कि ब्रिटिश काल से पूर्व जो है राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए वे सभी जो है किस पर आधारित थे, आपको पूछा जा सकता है। तो मनुस्मृति पर आधारित थे। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें फैक्ट है वो है आपका देखिए अंग्रेजों से ठीक पूर्व, यानी कि अंग्रेजों से पूर्व किसका शासन था,
गोरखाओं का था। तो गोरखा काल में दोस्तों 1812 में गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कराया गया था। मैंने बताया था जब आपको उत्तराखंड का इतिहास बताया था मैंने, उसमें गोरखा शासन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 1812 में जो बंदोबस्त हुआ भूमि बंदोबस्त, ठीक है, गोरखा काल में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद जो अगला फैक्ट है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे 1815-16, ठीक है। तो ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ अगर आपको पूछा जाता है तो 1516 में हुआ। 1516 में आपको याद रखना है, ठीक है। 15 में कहाँ हुआ, कुमाऊं में हुआ, और 16 में कहाँ हुआ, गढ़वाल में हुआ, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं और कब हुआ ये भी याद रखना है। देखिए 1815 में कुमाऊं में हुआ, और कुमाऊं कमिश्नर कौन थे उस समय, कमिश्नर थे ई गार्डनर, ठीक है। 1816 में जो भूमि बंदोबस्त हुआ वो हुआ आपका गढ़वाल में, और कमिश्नर कौन थे, विलियम ट्रेल, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो 1815-16 में हुआ। 15 में कुमाऊं में हुआ, कमिश्नर थे ई गार्डनर, और 16 में जो है गढ़वाल में हुआ, कमिश्नर कौन थे, विलियम ट्रेल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको जो बता रहा था मैं कि विकेट बंदोबस्त के तहत ही जो है पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा है, ठीक है, इसलिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए विकेट बंदोबस्त जो है कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इससे, सारे आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त कौन सा है, तो वो है आपका विकेट बंदोबस्त। आपको पूछा जा सकता है ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त कौन सा था, तो वो था आपका विकेट बंदोबस्त, ठीक है। विकेट बंदोबस्त कब आया, विकेट बंदोबस्त, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है कई बार। 1863 से 73 तक, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखनी है, विकेट बंदोबस्त 1863 से 73, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी विकेट बंदोबस्त की, तो याद रखेंगे जीई विकेट, ठीक है। जीई विकेट जो थे दोस्तों, इसने अध्यक्षता की थी विकेट बंदोबस्त की, और इन्हीं के नाम से जो है दोस्तों इसका नाम विकेट बंदोबस्त पड़ा, ठीक। ये सारे फैक्ट क्वेश्चन के फैक्ट हैं, सारे आपको याद रखने हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा था, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा था, तो वो था आपका विकेट बंदोबस्त, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिस पर जो है दोस्तों जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था, तो वो भी आपका कौन सा था, विकेट बंदोबस्त, ठीक है। सारे क्वेश्चन बनेंगे, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था विकेट बंदोबस्त में, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस बंदोबस्त के तहत जो है पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। तो ये 5 भाग कौन कौन है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। कौन कौन से 5 भाग हैं, देखिए पहला है तलाव भूमि, दूसरा है उपराऊ अव्वल भूमि, तीसरा है उपराऊ दोयम भूमि, चौथा है इजरान भूमि, और पांचवा है कंटील भूमि, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पर्वतीय भूमि को 5 भागों में कौन से भूमि बंदोबस्त ने इसको बांटा, तो याद रखेंगे विकेट बंदोबस्त, ठीक है। तो विकेट बंदोबस्त से सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको पूछा जा सकता है इनमें से, ठीक है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त कौन सा था, तो विकेट बंदोबस्त था, और सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था ब्रिटिश काल का। और पहली बार दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था इस बंदोबस्त में, और इसी बंदोबस्त के तहत जो है पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इससे याद रखने हैं, और ये पर्वतीय भूमि के 5 जो हैं भाग आपको याद रखने हैं, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। जो आपका दोस्तों यहाँ उपराऊ दोयम है ना, उपराऊ दोयम और उपराऊ अव्वल, ठीक है, ये जो है दोस्तों उपराऊ भूमि के ही 2 भाग हैं, ठीक है, ठीक है। उपराऊ भूमि के 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं 2 भाग, अभी आगे डिस्कस करेंगे। उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, ठीक है।
तो याद रखेंगे इसको। तो ये दोस्तों ये विभाजन जो है किस बंदोबस्त के तहत हुआ? विकेट बंदोबस्त के तहत। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नोट, राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए नाली व मुट्ठी पैमाना प्रयुक्त होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में दोस्तों कृषि भूमि को नापने के लिए क्या किया जाता है? नाली का प्रयोग किया जाता है, मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एक नाली बराबर कितने वर्ग मीटर होता है? ये कई बार पूछा गया है। एक नाली में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो याद रखेंगे 200 वर्ग मीटर होते हैं। ये कई बार पूछा गया है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों 50 नाली बराबर जो है दोस्तों 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, 50 नाली में कितना होता है? 1 हेक्टेयर होता है। अगर वर्ग मीटर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोनों पैमाने जो हैं दोस्तों ये कृषि भूमि मापने के हैं, कई बार पूछे जाते हैं ऑप्शन में, तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे जिस पर हम ऊपर बात कर रहे थे, पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार, जो अभी विकेट बंदोबस्त के तहत मैंने आपको बताया था। ठीक है, तलाव भूमि, ठीक है, उपरांव भूमि और इजरान भूमि। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं पर्वतीय भाग में भूमि उसके मुख्य रूप से। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकारों की बात करें तो यहाँ पर जो है जो भूमि का विभाजन होता है दोस्तों, वो उसके कई प्रकार होते, कई तरीके से जो है दोस्तों विभाजन किया जाता है। तो कई पैरामीटर होते हैं उसके। तो देखिए मैदानी भागों की बात करें तो उत्तराखंड में मैदानी भागों में कृषि भूमि जो है, कृषि भूमि का विभाजन किस प्रकार से होता है? कृषि भूमि का विभाजन जो है मिट्टी की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। यानी कि मिट्टी की प्रकृति जिस प्रकार की होगी उसके आधार पर जो है दोस्तों भूमि का विभाजन किया जाता है मैदानी भागों में। ठीक है, जबकि पर्वतीय भागों की बात करें तो पर्वतीय भागों में जो भूमि का विभाजन किया जाता है वो किया जाता है सिंचाई की सुविधा के अनुसार। यानी कि सिंचाई की सुविधा कितनी है उसके अनुसार जो है पर्वतीय भागों में दोस्तों भूमि का विभाजन किया जाता है। तो इसी विभाजन के अनुसार दोस्तों पर्वतीय भागों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की भूमि जो है दोस्तों मिलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। पर्वतीय भागों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की भूमि देखने को मिलती है। पहला है तलाव भूमि, दूसरा है उपरांव भूमि और तीसरा है इजरान भूमि। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए तो तलाव भूमि की बात करें तो आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि तलाव भूमि जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है, यानी कि पानी सिंचित क्षेत्र होता है ये। तो याद रखेंगे यह भूमि जो है दोस्तों, ये तलाव भूमि कहाँ कहाँ मिलती है? तो तलाव भूमि दोस्तों ये घाटी के तलों में मिलती है। ठीक है, और जहाँ दोस्तों सिंचाई की कैसी व्यवस्था होती है? सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कहाँ जो है सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है, कौन सी भूमि में? तो तलाव भूमि में होती है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है तलाव भूमि से, तलाव भूमि जो है दोस्तों उपराव भूमि से, यानी कि जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे, तो उपराव भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तलाव भूमि जो है उपराव भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो प्रकार है पर्वतीय कृषि भूमि का, वो है दोस्तों उपरांव भूमि। उपरांव से ही आप समझ चुके होंगे, उपरांव भूमि मतलब यहाँ पर जो है ये असिंचित क्षेत्र होता है, इनकी पानी कम होता है इन क्षेत्रों में। तो उपरांव भूमि की बात करें यह असिंचित भूमि होती है और ऊपरी भागों में मिलती है। ऊपरी भागों का मतलब है ज़्यादा हाइट में मिलती है, तो यहाँ पर पानी क्या होता है? कम होता है। ठीक, उसके बाद इसी उपरांव भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया है। मैं आसान जो है शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए उपरांव भूमि 2 वर्गों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? जो अभी मैंने ऊपर बताए थे आपको, उपरांव अव्वल और उपरांव दोयम। ये 2 भाग किसके हैं? उपरांव भूमि के ही हैं। इनको याद रखेंगे, उपरांव अव्वल और उपरांव दोयम। देखिए यहाँ से भी आपको फैक्ट याद रखना है कि जो उपरांव अव्वल है, ठीक है, उपरांव अव्वल उपरांव दोयम से 1.5 गुना अधिक, 1.5 गुना अच्छी होती है उपरांव अव्वल। ठीक है, याद रखेंगे इसको। दूसरा देखिए उपरांव दोयम जो है इजरान भूमि से, इजरान भूमि से 2 गुना अच्छी होती है। यानी कि जो उपरांव दोयम की जो भूमि होती है वो इजरान भूमि से 2 गुना अच्छी होती है। और जो उपरांव अव्वल है, जो उपरांव अव्वल भूमि है, ये उपरांव दोयम से इससे जो है
1.5 गुना अच्छी होती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दो प्रकार आपने जाने पर्वतीय कृषि भूमि के। तीसरा प्रकार होगा आपका इजरान भूमि। अब देखिए इजरान भूमि कहाँ पर होती है। इजरान भूमि किन क्षेत्रों पर होती है, तो याद रखेंगे इजरान भूमि जो है वनों के बीच या किनारे की जो अपरिपक्व पथरीली भूमि होती है उसको हम इजरान भूमि कहते हैं। तो ये कृषि के लिए अनुपयुक्त तो होती है दोस्तों इजरान भूमि, और ये पथरीली भूमि होती है, याद रखेंगे। और कहाँ ये जो है देखी जा सकती है, वनों के बीच में या किनारे। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 3 प्रकार आपने जाने पर्वतीय कृषि भूमि के। अब बात करेंगे दोस्तों हम उत्तराखंड में खेती के प्रकार। ठीक है, अब खेती के प्रकारों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकारों की हम बात करेंगे, जिसमें पहला प्रकार है आपका समोच्च खेती। ठीक है, खेती 3 प्रकार की है। पहला कौन सा है, समोच्च खेती, जिसको हम कंटूर खेती भी कहते हैं। दूसरा है सीढ़ीदार खेती, इसके बारे में आप जानते हैं सीढ़ीदार खेती। ठीक है, तीसरा है आपका स्थानांतरणशील खेती, जिसको झूमिंग खेती भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इसको। स्थानांतरणशील जो है खेती इसको कहा जाता है। तो तीनों आपको याद रखने हैं प्रकार। अब हम दोस्तों इसमें एक एक करके इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे जो है हम फसल उत्पादन पर चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो समोच्च खेती या कंटूर खेती किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करें समोच्च खेती या कंटूर खेती की, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जो खेती होती है किसी भी राज्य में अगर खेती होती है तो वो दोस्तों विषम जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं उनके कारण जो है राज्य में जो है दोस्तों कई प्रकार की खेती जो है की जाती है। ठीक है, उसमें समोच्च जो खेती है दोस्तों, जिसको हम कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं, कंटूर खेती भी कहते हैं इसको। अगर आपको पूछा जाता है समोच्च खेती को ही क्या कहा जाता है, कंटूर यानी कि कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी खेती होती है दोस्तों, ये याद रखेंगे। मैं आपको सीधे जो है आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ढाल तीव्र होता है। ठीक है, तो ढाल तीव्र होता है तो उसमें क्या होता है समान, अगर हम बात करें कंटूर लाइन होती है ना, आपने पढ़ा होगा समोच्च रेखा कहते हैं जिसको, कंटूर लाइन किसे बोलेंगे, कंटूर लाइन। ठीक है, अगर आप कंटूर लाइन समझ गए तो इसको समझ जाएंगे। कंटूर लाइन का मतलब होता है समान ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि समान ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, समोच्च रेखा या कंटूर रेखा कहते हैं। ठीक है, कंटूर रेखा। अब कैसे आप समझेंगे इसको, देखिए जैसे आपको मैं बताते हुए चलूं कि ढाल वाला क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र कैसा है, ढाल तीव्र क्षेत्र है। तो देखिए ठीक है, ये ढाल तीव्र है, यहाँ पर हमने ऊंचाई यानी कि समान ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाते हैं। देखिए एक ऊंचाई के अनुसार एक बिंदु, 2, 3, 4। ठीक है, देखिए तो देखिए अब मैंने बताया आपको कि कंटूर लाइन किसे कहेंगे हम। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है कंटूर, कंटूर रेखा या कंटूर लाइन, या जिसे हम क्या कहते हैं, समोच्च रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसी रेखा होती है, देखिए समान ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं या कंटूर लाइन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर समान ऊंचाई का पहला बिंदु, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो 4 हमने जो है तीव्र ढाल पर जो है ये बिंदु ए बी सी डी किए। ठीक है, अब इसके समानांतर जो है हमने क्या करना है, मैंने अभी कंटूर लाइन की बताई। कंटूर लाइन किसे कहते हैं, समान ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है बी, तो यहाँ पर हम एक बिंदु इसके समानांतर करेंगे। ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा क्या की जाती है, कंटूर रेखा इसको कहा जाता है, या समोच्च रेखा आप इसको कह सकते हैं। उसी प्रकार देखिए इसको वन नाम दे देते हैं, वन। और इसी प्रकार सी के समानांतर हम जो है 2 हो गया 2, और डी के समानांतर आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो इन्हीं रेखाओं को दोस्तों क्या कहा जाता है, इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है कंटूर लाइन। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों
अगर समान ऊंचाई को मिलाकर कोई रेखा खींची जाती है तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है इसमें खेती की जाती है, कंटूर खेती या समोच्च खेती जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बी के समानांतर क्या है, 1 है, और सी के समानांतर क्या है, 2 है, और डी के समानांतर क्या है, 3 है। तो ये खेती ऐसे की जाती है दोस्तों। ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं आपको, ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर खेती बोलते हैं, समोच्च खेती बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि दोस्तों कंटूर विधि से यानी कि समोच्च विधि से खेती करने पर क्या होता है, पानी के प्रवाह को हम धीमा कर सकते हैं। यानी कि देखिए मैंने बताया आपको, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ढाल क्षेत्र, ठीक है, तो ढाल क्षेत्र में जैसे यहाँ से पानी आएगा, जैसे, ठीक है, पानी का प्रवाह यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पर खेती हो रही है, तो यहाँ पर पानी का जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आगे आएगा तो यहाँ पर धीमा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों मिट्टी का कटाव नहीं होगा। पहला यहाँ पर आपको नोट करना है, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ठीक है, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, पहला याद रखेंगे इसको, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ की जो जगह है, ये बीच की जो जगह है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो खेती की जा रही होगी, ठीक है, इसमें जो यहाँ की जो भूमि होगी उसकी उर्वरता जो है बनी रहेगी। ठीक है, उर्वरता क्या रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और कंटूर लाइन अगर आप समझ गए तो आप इसको समझ जाएंगे कि समोच्च खेती किसको बोलते हैं। तो कंटूर लाइन ये है, मैंने आपको बताया, तो ये खेती ऐसे की जाती है। ठीक है, क्लियर है। दो समान ऊंचाई, अगर समान ऊंचाई को जो हम मिलाकर कोई रेखा खींचेंगे तो क्या बन जाएगी, वो आपकी कंटूर लाइन बन जाएगी। तो इसी प्रकार से ये खेती की जाती है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है, जिसको हम सीढ़ीदार जो खेती होती है, ठीक है, उसके नाम से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है इसमें दोस्तों सीढ़ीदार खेती। ठीक है, आप सीढ़ीदार खेती आप जानती हैं, सीढ़ीदार खेती कैसी होती है। ठीक है, ठीक है, सीढ़ीदार खेती, तो इसमें इसमें भी क्या होता है, याद रखेंगे, समोच्च या कंटूर कृषि के आधार पर ही पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार यहाँ पे कंटूर की तरह ही होता है, देखिए। ठीक है, देखिए ये आपका, ठीक है, ये एक आपका बिंदु हो गया पहला, और एक बिंदु ये हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था, समान ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कही जाती है, कंटूर या समोच्च रेखा कहते हैं। तो सीढ़ीदार जो खेती होती है ये भी दोस्तों आपका समोच्च या कंटूर कृषि के आधार पर ही की जाती है। ठीक है, इसको ये आपको याद हो गया तो ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की खेती जो है इसमें की जाती है। ठीक है, सीढ़ीदार खेती आप जानती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, सभी ने। तो ये दो प्रकार आपने देखे। तीसरा प्रकार है आपका इसमें स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, तो ये स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों झूमिंग खेती भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, झूमिंग खेती, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत क्या होता है, झूम खेती के अंतर्गत, ये नाम से ही आप समझ चुके होंगे इसको, स्थानांतरणशील का मतलब होता है ये कृषि भूमि जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, एक बार कृषि किया, उसमें खेती की, फिर उसमें एक दो फसल उगाई, फिर उसके बाद दूसरी जगह फसल उगाई। ठीक है, दूसरी भूमि तैयार की। तो इसको याद रखेंगे। झूम खेती में क्या होता है, झूम खेती में पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। ठीक है, जलाने के बाद फिर भूमि को साफ कर उसको दोस्तों साफ करने के बाद उसमें क्या किया जाता है, उस भूमि में जुताई की जाती है, बीज बोए जाते हैं जुताई के बाद, और फिर दोस्तों उस पर जो है खेती की जाती है। और कुछ वर्षों तक दोस्तों उसमें जो है, जब तक मिट्टी की उर्वरता रहती है उसमें कृषि की जाती है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उर्वरता समाप्त होने पर उस क्षेत्र को फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी जगह जाके फिर जो है दोस्तों वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जलाकर फिर वही प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है,
स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। इसमें खेत जो है दोस्तों बदलते रहते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं। समोच्च खेती या कंटूर खेती जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी। कंटूर विधि से खेती करने पर पानी के प्रवाह को धीमा किया जा सकता है, मैंने भी आपको बताया। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल तीव्र क्षेत्र हैं जो, उनमें पानी जैसे जिस प्रकार से प्रवाह से आता है, तो ये खेती जो है दोस्तों उनको क्या करती है, रोकती है। यानी कि उसके प्रवाह को रोकती है, धीमा करती है और मिट्टी के कटाव को कम करती है। ठीक है, और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है और उर्वरता का संरक्षण भी करती है। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। सीढ़ीदार खेती से आपको समझ में आ गया होगा, सीढ़ीदार खेती जो है इसी समोच्च या कंटूर खेती पर ही आधारित है। ठीक है, क्लियर है, तो उसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, कि समोच्च कृषि के आधार पर ही पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद स्थानांतरणशील मैंने बता दिया, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, एक जगह पर नहीं होता है, चेंज होते रहता है इसमें। ठीक है, क्या किया जाता है झूम खेती में, पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। जलाने के बाद भूमि को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद दोस्तों उसी भूमि पर जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। बीज बोने के बाद दोस्तों कुछ वर्षों तक, जब तक मिट्टी की उर्वरता है, तब तक उसमें क्या की जाती है, कृषि की जाती है। और लगभग आपकी 2 या 3 जो है फसल वो लेते हैं उसमें। उसके बाद दोस्तों उर्वरता समाप्त होने पर उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। फिर दोबारा दूसरा जो है दोस्तों, फिर वो दूसरा क्षेत्र चुनते हैं, दूसरा खेत चुनते हैं। वहाँ की वृक्षों वनस्पतियों को काटेंगे, उनको जलाएंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। तो इसीलिए इसको दोस्तों स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूमिंग खेती इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो खेत होते हैं वो बदलते रहते हैं। क्लियर हो गया ना तीनों प्रकार खेती के, तो ये तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फसलोत्पादन की, यानी कि फसल उत्पादन की। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके हमेशा पूछे जाते हैं, निम्न में कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और किस जनपद में दोस्तों कौन सी फसल अधिक होती है, कौन सी फसल जो है दोस्तों कम होती है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों फसलोत्पादन यानी कि फसल उत्पादन की बात करें तो राज्य में रबी एवं खरीफ की फसलों की खेती अधिक और जायद की अपेक्षाकृत कम की जाती है। तो मुख्यतः रबी और खरीफ की फसलें जो है दोस्तों उत्तराखंड में देखी जाती हैं। तो देखेंगे रबी की फसल और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी फसल जो है रबी की फसलों में आते हैं और कौन कौन सी फसलें जो हैं खरीफ की फसलों में आते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए पहले हम दोस्तों रबी की फसल देखेंगे। देखिए पहला देखिए रबी की फसल, तो इसके अंतर्गत क्या रहता है, देखिए रबी फसलों की जो बुआई होती है वो शीत ऋतु के शुरुआत अर्थात अक्टूबर से नवंबर के मध्य में की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि जो रबी फसल है, रबी फसलें हैं, वो उनकी जो बुआई है वो कब की जाती है, कब बोया जाता है रबी फसल। तो ये याद रखेंगे, अक्टूबर से नवंबर के मध्य में दोस्तों इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, बुआई की। और कटाई कब की जाती है, कटाई की जाती है आपका मार्च से अप्रैल तक। ठीक है, और रबी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो रबी फसलों के अंतर्गत क्या क्या आता है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, रबी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू। ठीक है, याद रखेंगे रबी की फसल दोस्तों कब बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब की जाती है, मार्च अप्रैल में। कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी की फसलों में, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका खरीफ की फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल में देखिए दोस्तों खरीफ की फसलों को अधिक जल और ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको दोस्तों अधिक पानी चाहिए, अधिक जल चाहिए और ताप की आवश्यकता उसको होती है। बुआई की बात करें तो खरीफ की फसल दोस्तों मई जुलाई तक इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, और इसकी कटाई जो है सितंबर से अक्टूबर के मध्य में की जाती है। तो ये बुआई और कटाई दोनों याद रखेंगे दोस्तों।
ठीक है। रबी और खरीफ की जो फसलें हैं इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खरीफ की फसल जो है दोस्तों कब जो है इसकी कटाई की जाती है, कब बुआई की जाती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ रबी की फसलों के अंतर्गत और खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन कौन से जो है आपके आते हैं फसलें, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो खरीफ फसलों के अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए। खरीफ फसलों के अंतर्गत बाजरा, चावल, कोदो, मडुआ, झंगोरा, मक्का, चौलाई, उड़द, तिल, राजमा और मूंग, ये किसमें आते हैं? खरीफ फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, खरीफ फसल और रबी फसल आपने याद रखनी है। ठीक है। तो फसल उत्पादन से आपने दोनों फैक्ट याद रखने हैं। राज्य में रबी एवं खरीफ की फसलें ही ज़्यादा जो हैं इनकी खेती ज़्यादा की जाती है, जायद की अपेक्षा बहुत कम की जाती है। ठीक है। रबी की फसल की बात करें तो इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी बुआई जो है दोस्तों शीत ऋतु में, यानी कि ठंडों में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर से नवंबर के मध्य में। कटाई होती है मार्च अप्रैल में। और रबी फसलों के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर। ठीक है। ये ऑप्शन अब पूछे जाते हैं आपको, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। उसी प्रकार खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसल जो है इसको पानी की आवश्यकता अधिक होती है और इसकी बुआई दोस्तों खरीफ की मई जुलाई तक जो है इसकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है। कटाई जो है सितंबर से अक्टूबर के मध्य में की जाती है। और खरीफ फसलों के अंतर्गत आपको याद रखना है बाजरा, चावल, मडुआ, झंगोरा, ठीक है, मक्का, चौलाई, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों याद रखना है आपने, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए राज्य के दोस्तों गढ़वाल मंडल की अपेक्षा जो है कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। तो आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड के किस मंडल में कृषि भूमि अधिक है? ठीक है। तो याद रखेंगे राज्य में जो है दोस्तों कुमाऊं मंडल में जो है कृषि भूमि अधिक है, याद रखेंगे। और राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है गेहूं की खेती की जाती है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी खेती की जाती है? किसकी खेती की जाती है? तो गेहूं की खेती की जाती है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि जो है गढ़वाल मंडल की अपेक्षा क्या है? अधिक है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों राज्य की प्रमुख फसलें देखते हैं जिन पर भी हमने बात की। देखिए गेहूं जो है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनको देखते हैं। देखिए प्रमुख फसलों में उत्तराखंड की 3 प्रमुख फसलें आती हैं। ठीक है। कौन कौन सी आती हैं? गेहूं, चावल और गन्ना, ये 3 प्रमुख फसलें हैं। इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। चलिए राज्य की प्रमुख फसलें मुख्यतः 3 हैं, प्रमुख जो हैं, बाकी और भी हैं जिन पर हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन 3 जो आपको याद रखनी है राज्य की प्रमुख, द्वितीय और तृतीय जो मुख्य फसल है उनके बारे में। देखिए पहला हम लेंगे गेहूं। तो राज्य की प्रमुख फसलों में पहला जो नाम है वो आपका गेहूं, ये राज्य का जो है प्रमुख फसल है। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको याद रखना आपने कि उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि जो है, कुल कृषि भूमि का लगभग 33% भाग पर गेहूं बोया जाता है। ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि में जो है दोस्तों गेहूं कितने परसेंट भाग पर गेहूं बोया जाता है? तो 33% भाग पर जो है गेहूं बोया जाता है, इसको याद रखेंगे। गेहूं उत्पादन में देश में राज्य का स्थान जो है वो कौन सा है? वो है 9वां। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपको कि उत्तराखंड का गेहूं उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों गेहूं से आपको क्या याद रखना है? कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि कृषि ज़्यादा आपकी कुमाऊं मंडल में की जाती है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा जो है अधिक क्षेत्र में क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है। ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं? ये जिलों का नाम भी याद रखना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है। ठीक है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि गेहूं उत्पादक निम्न में कौन गेहूं उत्पादक जिला नहीं है या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। तो आपको याद रखना है प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं उत्तराखंड के? आपका देहरादून आता है पहला, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, इन जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। ये ऑप्शन में आपको पूछे जाते हैं।
ठीक है, याद रखेंगे। तो राज्य की, हमारे उत्तराखंड राज्य की जो पहली जो फसल है, प्रमुख फसल, वो है गेहूं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, गेहूं उत्पादन में देश में राज्य का स्थान 9वां है। ठीक है, प्रमुख फसल है और कुल कृषि भूमि के लगभग आपके 33% भाग पर गेहूं बोया जाता है। ठीक है, और गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के प्रमुख, आपके देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा आता है प्रमुख फसलों में चावल। ठीक है, तो चावल से आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए, राज्य का द्वितीय प्रमुख फसल है चावल। ठीक है, ये भी कभी प्रथम द्वितीय भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपका नोट किया है। कभी आपको पूछ लेगा कि राज्य का द्वितीय प्रमुख फसल कौन सी है, तो चावल है, इसको याद रखेंगे। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 21.6% भाग पर चावल उगाया जाता है, यानी चावल की कृषि की जाती है। तो प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, आपको जिले याद रखने हैं, यहाँ से अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको। तो चावल देखिए, उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर, इन जिलों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ कुल कृषि भूमि के लगभग 21.6% भाग पर जो है चावल उगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और चावल दोस्तों राज्य, हमारे राज्य उत्तराखंड का जो है द्वितीय प्रमुख फसल है चावल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा जो प्रमुख है आपका, वो है आपका गन्ना। ये तीन आपको मोस्ट आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गेहूं, चावल और गन्ना। तो गन्ने की बात करें दोस्तों, तो गन्ना राज्य का तृतीय जो है प्रमुख फसल है और उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 6.0% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि गन्ने की खेती के लिए दोस्तों, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 से 26 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है, सर्वोत्तम रहता है ये आपका टेम्परेचर। ठीक है, और साथ ही साथ जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है और जो सेंटीग्रेड है तापमान 20 से 26, ये सर्वोत्तम माना जाता है गन्ने के उत्पादन के लिए। ठीक है, और प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि निम्न में जो है गन्ना उत्पादक जिला है या नहीं है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड में प्रमुख जो गन्ना उत्पादक जिले हैं वो है आपका हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर। ये तीनों आपको याद रखने हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर। और इसमें उधमसिंह नगर पर दोस्तों गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उधमसिंह नगर में। पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन कि उत्तराखंड में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जनपद में होता है, तो उधमसिंह नगर में होता है, ये याद रखेंगे। तो गन्ने से सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर तीन प्रमुख आपको याद रखने हैं, गेहूं, चावल और गन्ना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं जौ। तो जौ का देखना, गढ़वाल मंडल में जौ की खेती जो है ज़्यादा की जाती है। ठीक है, गढ़वाल में, कुमाऊं से ज़्यादा गढ़वाल में इसका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। और प्रमुख जो जौ उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार पांचवा है मंडुआ। तो मंडुआ देखिए, राज्य के पर्वतीय भागों में मंडुआ की खेती की जाती है और मंडुआ को क्या कहा जाता है, कोदा भी कहा जाता है मंडुआ को, कोदा और रागी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको। मंडुआ जो है दोस्तों, इसको रागी भी कहते हैं, कोदा भी कहते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय भागों में दोस्तों मंडुआ का जो है किया जाता है दोस्तों, कृषि की जाती है पर्वतीय भागों में। और प्रमुख जो मंडुआ उत्पादक जिले हैं जहाँ मंडुआ का उत्पादन जो है दोस्तों होता है, अच्छा, उसमें पहला है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर। यानी कि आप मान के चलो कि कुमाऊं में दोस्तों, ठीक है, कुमाऊं में ज़्यादा जो है इसका उत्पादन होता है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो अगला जो है, अगली फसल है वो है आपका सरसों। ठीक है, इसमें मैंने प्रमुख जो है आपके तीन जो प्रमुख हैं वो बताए, बाकी ये भी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड कर रखा है। ठीक है, छठा है आपका सरसों। सरसों की खेती के लिए आरंभ में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा बाद में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है दोस्तों ताप सर्वोत्तम है। सरसों उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखने हैं, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल।
ठीक है। उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, ये दोस्तों प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर बात करें दालें। ठीक है। तो उत्तराखंड में जो दालें हैं दोस्तों, उनकी बात करें तो राज्य में कुल दाल उत्पादन का 70% भाग जो है कुमाऊं के उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों में उत्पादित किया जाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको सारे जो जिले दिख रहे हैं वो सारे जो हैं आपको कुमाऊं के जो हैं जिले दिख रहे हैं। देखिए, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों में उत्पादित किया जाता है। तो ज़्यादा जो उत्पादित होता है दालें, तो वो दोस्तों कुमाऊं में ही होती हैं। ठीक है। और 70% जो भाग है वो कुमाऊं से ही दोस्तों उत्पादित किया जाता है। ठीक है। कुल दाल उत्पादन का राज्य में, याद रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, चमोली में भी खेती की जाती है। तो और जगह भी की जाती है, लेकिन जो 70% जो है दोस्तों, जो कुल दाल उत्पादन का है उत्तराखंड में, तो 70% भाग जो है कुमाऊं के इन जिलों से उत्पादित किया जाता है। उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ठीक है। याद रखेंगे इसको। तो दोस्तों कृषि का जो है दोस्तों टॉपिक हमने कंप्लीट देख लिया है। इसमें हमने दोस्तों सारे फैक्ट जाने, चाहे वो आपका फसल उत्पादन हो, खेती के प्रकार हो, पर्वतीय भूमि के प्रकार हो। ठीक है। इस सारे फैक्ट हमें जाने, और साथ ही साथ भूमि बंदोबस्त के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों कृषि का आज कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम दोस्तों पशुपालन और सिंचाई पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।